सो हेलो एवरीवन, दिस इज योर गौरव भैया। तो यार आज की वीडियो में ना मैं आपको अपने कुछ ऐसे सीक्रेट्स बताने वाला हूं जिनको फॉलो करके ना मैंने एसएसटी जैसे मुश्किल सब्जेक्ट के अंदर 92.5 स्कोर किया है। और अगर यार मैं स्कोर कर सकता हूं, आप तो डेफिनेटली स्कोर कर सकते हो। और लास्ट में तो मैं आपको ना एक ऐसी चीज बताने वाला हूं, अगर उस चीज को आपने फॉलो कर लिया ना, वो आपकी पूरी प्रिपरेशन को ना ऐसे पलट के रख देगा। तो प्लीज यार वीडियो को एंड तक देखना, प्लीज कुछ भी स्किप मत करना, क्योंकि देखो यार आपका जो पूरा का पूरा रिजल्ट है ना वो इन्हीं चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। तो यार अगर मैं आपको सच बताऊं ना, मेरा एसएसटी में ना बिल्कुल आपके जैसा हाल था। मुझे भी है ना एसएसटी से बहुत ज्यादा नफरत थी, और चाहे मैं कितना भी खुद को मोटिवेट कर लूं, मैं ना 5 मिनट से ज्यादा एसएसटी पढ़ ही नहीं पाता था। मतलब इतना बोरिंग सब्जेक्ट है, मैं पढ़ने जाता था ना मेरे को नींद आने लग जाती थी। और मुझे पता है इस सेम सिचुएशन से ना आप भी गुजर रहे हो, और आपकी सिचुएशन को मैं भी समझ सकता हूं, क्योंकि यार उस सिचुएशन से ना मैं भी गुजर चुका हूं। पर आपको ना अब टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तुम्हारा भैया ना आज अपने ऐसे ऐसे सीक्रेट्स बताएगा जिनको अगर तुम फॉलो करोगे ना, तुम भी इजीली एसएसटी जैसे मुश्किल सब्जेक्ट के अंदर इजीली 95 प्लस स्कोर कर लोगे। तो अगर आप चाहो ना इन पॉइंट्स को आप नोट डाउन भी कर सकते हो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों के साथ पता क्या है, उनको ना यही नहीं पता कि एसएसटी को पढ़ने की शुरुआत कहां से करनी है। सब बोलेंगे कि एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो, और बच्चे ये सुन के ना डायरेक्ट एनसीईआरटी पढ़ने कूद जाते हैं। अगर तुम शुरुआत से ही एनसीईआरटी पढ़ने लगोगे ना, 2 दिन में तुम्हारा मोटिवेशन लो हो जाएगा। पता है क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी की जो लैंग्वेज है ना वो बहुत ज्यादा टफ है। तुम पढ़ने लगोगे ना तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा, और खासकर हिस्ट्री बुक की जो लैंग्वेज है ना वो और भी ज्यादा टफ है। कल मैं ना हिस्ट्री का एक चैप्टर पढ़ रहा था, प्रिंट कल्चर वाला। उसमें ना एक लाइन लिखी हुई थी, प्रिंट कल्चर बूम्ड द प्रोडक्शन ऑफ बुक्स। तो मेरे को समझ नहीं आया यार ये जो बूम्ड वर्ड है इसका मीनिंग क्या होता है। तो मैंने गूगल किया तो मेरे को पता चला बूम्ड का मीनिंग होता है इंक्रीज करना। तो मैंने सोचा कि यार इंक्रीज इतना सिंपल सा मीनिंग है, तो डायरेक्ट बूम्ड की जगह इंक्रीज वर्ड लिख देते। पर ऐसे ना आपको बहुत सारे वर्ड मिलेंगे जिनका मीनिंग है ना बहुत ज्यादा सिंपल होगा, लेकिन उनकी जगह ना बहुत मुश्किल मुश्किल वर्ड लिखे होंगे। तो यही प्रॉब्लम है, एनसीईआरटी के अंदर है ना बहुत सारे वर्ड ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा मुश्किल होते हैं, आपको समझ नहीं आता। और कितने वर्ड्स को आप बार बार गूगल पे सर्च करोगे, आप इरिटेट हो जाओगे। इसीलिए मैं आपको कहूंगा कि आप शुरुआत में एनसीईआरटी मत पढ़ो। मैं मना नहीं कर रहा एनसीईआरटी पढ़ने के लिए, एनसीईआरटी पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन एनसीईआरटी कब पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, कितनी पढ़नी है, कितनी नहीं पढ़नी, ये मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। लेकिन शुरुआत आपको एनसीईआरटी पढ़ने से नहीं करनी है, क्योंकि शुरुआत में अगर एनसीईआरटी पढ़ने लगोगे कुछ समझ आएगा नहीं, मोटिवेशन लो हो जाएगा, रिग्रेट फील करोगे, खुद को कोसोगे, ठीक है, और फिर तुम्हारा रिजल्ट इफेक्ट होगा। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं स्टार्टिंग में आप एनसीईआरटी मत करना। तो आखिर शुरुआत कहां से करनी है मैं बताता हूं। शुरुआत करनी है आपको चैप्टर की समरी से। बाकी सब्जेक्ट में क्या होता है, पहले आप चैप्टर पढ़ते हो, उसके बाद उसकी समरी पढ़ते हो, राइट। लेकिन एसएसटी में आपको उल्टा चलना है, पहले आपको चैप्टर की समरी जाननी है, ठीक है, कि आखिर ये चैप्टर किस टॉपिक के रिगार्डिंग है। आपको पहले पता होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए कि इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाला हूं, ठीक है। उसके बाद आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। तो आपको समरी कहां से मिलेगी, देखो कंप्लीटली फ्री तरीका बताऊंगा मैं आपको। YouTube चलाते हो ना, मेरी वीडियो YouTube पे ही देख रहे हो, तो YouTube पे है ना 2 टाइप का कंटेंट अवेलेबल है। एक तो आपको वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, जैसे कि दिगराज सर है जो कि इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट टीचर कहूंगा मैं एसएसटी के, उनके ना 1 शॉट वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है, या तो आप वो देखो। लेकिन अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जो वीडियो लेक्चर देखना पसंद नहीं करता है, तो उसका एक अल्टरनेट ऑप्शन बताता हूं मैं, दूसरा ऑप्शन, आप ना एनिमेटेड वीडियोस देख सकते हो। आज के टाइम में ना यूट्यूब पे एसएसटी से रिलेटेड है ना बहुत सारे एनिमेटेड वीडियो बनाने वाले क्रिएटर अवेलेबल है। तो आप चैप्टर वाइज उनकी ना एनिमेटेड वीडियोस देख सकते हो। और एनिमेटेड वीडियो में क्या होता है, आपको ना पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो एक स्टोरी की तरह समझाया जाएगा। तो आपको ना पता चल जाएगा, आइडिया लग जाएगा कि यार इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो आप या तो दिगराज सर के लेक्चर देख सकते हो, या फिर आप एनिमेटेड वीडियो देख सकते हो। जो भी आपका फेवरेट क्रिएटर है उसकी वीडियो देखो, ठीक है। जब आपको एक बार चैप्टर की समरी पता चल जाएगी ना कि इस चैप्टर में मैं क्या क्या जानने वाला हूं, क्या क्या आएगा इस चैप्टर में, उसके बाद आपको एनसीईआरटी की रीडिंग करनी है। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे भैया समरी देखने के बाद भी एनसीईआरटी की रीडिंग करनी है। यस, ये बिल्कुल सच है, आपको एनसीईआरटी की रीडिंग करनी बहुत ज्यादा जरूरी है, मस्ट है, उसको आप स्किप नहीं कर सकते। एक बार को आप समरी स्किप कर सकते हो, लेकिन एनसीईआरटी की रीडिंग को स्किप नहीं कर सकते। और ये मैं नहीं कह रहा, ठीक है, ये आपके टॉपर्स बोलते हैं। देखो मैं आपको एक क्लिप दिखाता हूं। एक वो जो रहता है कि एनसीईआरटी सफिशिएंट है या नहीं है, तो उस पे क्या कहोगे? तो अभी आपने जस्ट क्लिप देखी, उसके अंदर आपने देखा कि जो पिछले साल के 10th के बच्चे थे उन्होंने खुद बोला है, ठीक है। अगर आप मेरी बात नहीं मानोगे कोई बात नहीं, अपने सीनियर की तो कम से कम बात मानो ना। उन्होंने खुद बोला है कि इस पूरा का पूरा जो पेपर है वो एनसीईआरटी से ही आता है। एनसीईआरटी कर लोगे ना, आपको कोई भी रेफरेंस बुक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी,
ठीक है, कभी सुना है कि एसएसटी के अंदर कोई रेफरेंस बुक फॉलो होती है? बिल्कुल भी नहीं। यहां तक कि जो लोग आईएएस की तैयारी करते हैं ना, जो इंडिया का वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम है, ठीक है, उसके अंदर भी वो बच्चे 10th की एनसीईआरटी ही पढ़ते हैं। ठीक है, वो भी कोई रेफरेंस बुक फॉलो नहीं करते। अगर वो तक बच्चे एनसीईआरटी बुक फॉलो कर रहे हैं, कोई रेफरेंस बुक नहीं कर रहे, तो कुछ तो होगा ना एनसीईआरटी के अंदर, सब पागल तो है नहीं। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं, पहले आप चैप्टर की समरी देख लो, ठीक है, उसके बाद आप एनसीईआरटी की रीडिंग करो। ठीक है, और देखो पहले अगर आपको समरी पता होगी ना और फिर आप एनसीईआरटी की रीडिंग करोगे तो आपको सारी चीजें इजी लगने लग जाएंगी। ठीक है, आप जब पढ़ोगे ना तो आपको ऐसा अजीब नहीं लगेगा कि मैं क्या पढ़ रहा हूं, क्योंकि आप ऑलरेडी चैप्टर की समरी जानते हो। तो आपको थोड़ी सी ना एनसीईआरटी की रीडिंग फैमिलियर लगेगी, आपको ना अटपटा नहीं लगेगा। समझ गए मेरी बात? पहले समरी जाननी है, उसके बाद एनसीईआरटी की रीडिंग करनी है। और कुछ भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है उसको अंडरलाइन कर लो, कुछ भी इंपॉर्टेंट वर्ड लगता है उसको सर्कल कर लो। ठीक है, मैं देखता हूं यार बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो बुक को ना सजाने में लगे रहते हैं, वो ना एक पेंसिल तक नहीं चलाते। भाई क्या करोगे बुक को सजा के? ये बताओ ना क्या करोगे? नंबर इस बात के नहीं मिलेंगे कि किसकी बुक सुंदर है, नंबर इस बात के मिलेंगे कि तुम्हें कितना आता है। ठीक है, तो तुम्हें ऐसे बुक सजाना नहीं है, कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज लगती है उसको अंडरलाइन कर लो। ठीक है, और कुछ भी इंपॉर्टेंट वर्ड लगता है उसको सर्कल कर लो। और जब बुक पढ़ो ना, एनसीईआरटी जब पढ़ो, तो ऐसे सोचना कि इस लाइन में से क्या क्वेश्चन बन सकता है, खुद से क्वेश्चन बनाने की सोचना। ठीक है, सोचना कि ये लाइन मैंने जो पढ़ी है, इस लाइन में किस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, जब ऐसे पढ़ोगे ना, मैं आपको गारंटी देता हूं तुम्हें ना कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है, क्योंकि तुमने समरी पढ़ ली, तुमने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ ली, भाई साहब तुम अनस्टॉपेबल बन जाओगे। एनसीईआरटी की रीडिंग कर ली, उसके बाद क्या करना है, तीसरा स्टेप, तीसरे स्टेप में आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करने। ठीक है, जितने भी आपके बैक एक्सरसाइज में क्वेश्चन होते हैं ना, वो करने आपको। ठीक है, उससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। देखो बाकी सब्जेक्ट में क्या होता है, जैसे साइंस हो गया, मैथ हो गया, उनमें क्या होता है, क्वेश्चन थोड़े से आपके ना, जैसे स्टेटमेंट चेंज करके दे देते हैं या कोई डिजिट चेंज करके दे दी मैथ के अंदर, उसमें थोड़ा सा चेंज किया जा सकता है। लेकिन एसएसटी एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसकी अगर कुछ कमियां ना तो कुछ खास बातें भी है। एसएसटी के अंदर ना सारी की सारी चीजें फिक्स रहती है। अब गांधी जी ने जिस दिन सोल्ट मार्च की थी वो उसी दिन रहेगी, वो चेंज नहीं हो सकती। ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन में गांधी जी अलग दिन सोल्ट मार्च कर रहे हैं, अगले क्वेश्चन में अलग दिन कर रहे हैं, नहीं, हर चीज फिक्स रहती है। इसीलिए एसएसटी के अंदर जितने भी आपके एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन है ना, वही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उससे बाहर आपका पेपर के अंदर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आपने एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज अच्छे से कर ली ना, मोर देन एनफ है। उसके अलावा आपको कोई भी एक्स्ट्रा रेफरेंस बुक लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, और बच्चों के मन में ना एक बहुत बड़ा मिथ ये होता है कि जो आंसर मैडम ने या सर ने स्कूल में लिखवा दिया वही एज इट इज हमें पेपर के अंदर लिख के आना है। ये बहुत बड़ी बच्चों को गलत फहमी है। एग्जामिनर जब पेपर चेक करता है ना, तो ये नहीं देखता कि इस बच्चे की रटने की ताकत कितनी है, कि जो स्कूल में लिखवाया था वही लिख रहा है, वो ये चीज चेक नहीं करता। वो ये देखता है कि ये बच्चा इस क्वेश्चन के आंसर को कितने बढ़िया तरीके से लिख पाता है। ठीक है, तो वहां पे आप है ना खुद से आंसर बना के लिख सकते हो। ठीक है, ये मिथ अपने दिमाग से निकाल दो कि जो मैडम ने लिखवा दिया वही चीज लिखनी है, खुद से भी बना के लिखा करो। और एनसीईआरटी रीडिंग करते टाइम है ना, एक चीज अगर पॉसिबल हो तो कर लेना, खुद के ना शॉर्ट नोट्स बनाना। ठीक है, क्योंकि देखो जब पेपर सर पे आ जाएंगे ना, तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं होगा कि तुम दोबारा से एनसीईआरटी पढ़ो। ठीक है, उस टाइम जो तुम खुद के शॉर्ट नोट्स बनाओगे ना, वो तुम्हारे पेपर के टाइम तुम्हें रिवीजन करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। अगर तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम शॉर्ट नोट्स बना पाओ, या तुम्हारे पास मतलब तुम्हें नोट्स बनाने नहीं आते, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे भैया है ना, तो मैंने अपने इतने बढ़िया नोट्स बना के रखे हुए हैं, वो मैं आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। एसएसटी के, साइंस के सारे नोट्स मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रखे हैं, ताकि आपको खुद के नोट्स ना बनाने पड़े। और मैं आपको गारंटी देता हूं उससे बढ़िया नोट्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, दिल से बोल रहा हूं, उससे बढ़िया नोट्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि भाई कोई बना ही नहीं सकता उससे बढ़िया नोट्स। क्योंकि यार मेरी खुद जान निकल गई भाई नोट्स को बनाने में। ठीक है, तो जितना मेहनत मैंने की है, मेरे को नहीं लगता उतनी मेहनत कोई और बंदा कर सकता है। ठीक है, तो छाती ठोक के मैं बोल रहा हूं, उससे बढ़िया नोट्स आपको नहीं मिलेंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, डायरेक्ट जाओ, कंप्लीटली फ्री है, कोई भी मेरे को पैसा देने की जरूरत नहीं है, फ्री में डाउनलोड करो। साइंस के और एसएसटी के नोट्स मैंने आपको दे रखे हैं। तो अगर आप ऐसे बच्चे हो जो खुद के नोट्स नहीं बना सकता, या आपके पास इतना टाइम नहीं है, क्योंकि काफी बच्चों के पास अभी ना टाइमिंग की इशू होती है, तो अगर टाइम नहीं है कोई बात नहीं, नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो नोट्स आपको ना रिवीजन करने में बहुत हेल्प करेंगे। कब हेल्प करेंगे? जब आपके पेपर पूरे सर पे आ जाएंगे।
ठीक है, तब तुम्हें रिवीजन करनी होगी ना, तुम पूरे एनसीईआरटी थोड़ी करोगे उस टाइम, तो तुम्हें उस टाइम नोट्स बहुत हेल्प करेंगे। क्लियर? तो इस तरीके से आपको अपना पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो कवर करना है। और जब तुम्हारा सिलेबस पूरा हो जाए ना, उसके बाद क्या करना है, आपको ना अपनी टाइम मैनेजमेंट पे वर्क करना है। आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं पेपर के टाइम कि यार मेरा वो वाला क्वेश्चन रह गया, मेरा वो वाला सेक्शन रह गया, मेरा 2 मिनट फालतू मिल जाती तो मैं बढ़िया स्कोर कर लेता। ऐसा बहुत सारे बच्चे बोलते होंगे पेपर के बाद, आपने सुना होगा। वो क्यों होता है? क्योंकि वो अपनी ना टाइम मैनेजमेंट की स्किल्स पे वर्क ही नहीं करते। वो क्या करते हैं, पूरे सिलेबस उनको अच्छे से आता होगा, आप उनसे ना कुछ भी पूछोगे ना क्वेश्चन बता देंगे, लेकिन जब पेपर देने की बात आती है ना, उनकी टाइम फीस हो जाती है। क्यों? क्योंकि यार एक तो पढ़ना अलग चीज होती है, पेपर में लिख के आना अलग चीज होती है। उन्होंने ना पढ़ने की प्रैक्टिस कर ली, लेकिन पेपर में लिखने की प्रैक्टिस नहीं की। ठीक है, पेपर देखो, जब तुम पढ़ते हो ना, जब तुम खुद आंसर लिख लिख के देखते हो, उस टाइम में ना तुम्हारे ऊपर कोई भी टाइम लिमिट नहीं होती, लेकिन पेपर में टाइम लिमिट होती है। तुमने ना बस पढ़ने की प्रैक्टिस कर ली, लेकिन उस प्रेशर को फील नहीं किया। जो टाइम, देखो टाइम है ना, बहुत बड़ा प्रेशर होता है पेपर के टाइम। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है, अपनी टाइम मैनेजमेंट की स्किल्स पे वर्क करना है। टाइम मैनेजमेंट की स्किल है ना, एक ही चीज इंप्रूव कर सकती है, और वो है सैंपल पेपर। ठीक है, जितने ज्यादा सैंपल पेपर हो सके उतने सैंपल पेपर करो। ठीक है, और सैंपल पेपर करते टाइम है ना, टाइम पास नहीं करना। सैंपल पेपर ऐसे सोच के करना है कि यार मैं बिल्कुल रियल फाइनल पेपर दे रहा हूं। ठीक है, ऐसे सोच के करना है। और देखो मार्केट में ना बहुत सारे सैंपल पेपर ऑलरेडी अवेलेबल हैं, लेकिन मैं आपको एक सैंपल पेपर रेकमेंड जरूर करना चाहूंगा जिसको मैंने खुद पढ़ा है। ठीक है, जो चीज मैं पढ़ता हूं, जो चीज मेरे पास होती है, सिर्फ मैं उसी को प्रमोट करता हूं। इसीलिए मैं आपको ना एसएसटी के जो वन ऑफ द बेस्ट सैंपल पेपर है ना, वो आपको मैं रेकमेंड करना चाहूंगा, जो कि है एडुकार्ट के सैंपल पेपर। अगर आप एडुकार्ट के सैंपल पेपर ले लोगे ना, तो आपको किसी और पब्लिकेशन के सैंपल पेपर लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें ना सब कुछ है। इसके अंदर आपको ना लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से क्वेश्चन मिलेंगे, इसमें आपको कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे, इसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे, इसमें आपको कंसेप्ट मैप मिलेंगे, इसमें आपको सेल्फ इवैल्यूएशन चार्ट मिलेगा, और जो आपका ऑफिशियल सैंपल पेपर है ना, जो सीबीएसई ने ऑफिशियली रिलीज किया था, वो भी इसके अंदर सोल्ड है। ठीक है, तो इसके अंदर आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। इसीलिए मैं आपको कहूंगा कि आप अगर कोई सैंपल पेपर लेने की सोच रहे हो ना, तो आप एडुकार्ट का सैंपल पेपर ही लेना, बहुत ही बढ़िया है। इसीलिए मैंने उन सैंपल पेपर का जो लिंक है ना, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वहां से जाके आप उस सैंपल पेपर को डायरेक्टली परचेज कर सकते हो। और साथ में ना इस सैंपल पेपर के अंदर आपको ना टॉपर्स की आंसर शीट भी देखने को मिलेगी। उन आंसर शीट को आप देख के ना पता लगा पाओगे कि यार ये जो टॉपर होते हैं वो आखिर आंसर किस तरीके से लिखते हैं, जिसे आंसर राइटिंग स्किल्स भी बोलते हैं, वो भी आपको आनी चाहिए। वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आंसर राइटिंग स्किल्स है ना, वो भी आप इन टॉपर्स की जो आंसर शीट है उसको देख के सीख पाओगे। देखो यार, अगर मैं आपको अपनी बताऊं ना, मेरी आंसर राइटिंग स्किल्स बहुत ही घटिया थी। अगर आपको याद हो, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था मेरे एसएसटी के अंदर 92.5 आए, तो मैंने तैयारी है ना 100 की थी, और मेरा पूरा पेपर सोल्व हुआ था। लेकिन जो आंसर राइटिंग स्किल्स है ना, वो मेरी घटिया होने की वजह से मेरे 7.5 नंबर कट गए। तो मैं नहीं चाहता कि जो गलती मैंने की है ना, वो सेम गलती आप करो। बहुत सारे बच्चों को ना आंसर राइटिंग आती ही नहीं है। पता है क्यों नहीं आती है? क्योंकि जब मैथ की बात आती है, वो मैथ के सारे क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ठीक है, लिख लिख के सोल्व करते हैं। साइंस के न्यूमेरिकल की बात आती है, वो भी लिख लिख के सोल्व करते हैं। लेकिन जहां पे इंग्लिश और एसएसटी जैसे सब्जेक्ट की बात आती है ना, ऐसे सब्जेक्ट में बच्चे आंसर लिख लिख के प्रैक्टिस करते ही नहीं है, क्योंकि उनको ना आंसर लिखना बहुत बोरिंग लगता है। इसीलिए मैं आपको कहूंगा कि प्लीज आप आंसर लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिए। और लिख लिख के प्रैक्टिस करने का मतलब ये नहीं है कि अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो उसको लिखने में आप आधा घंटा लगा रहे हो। लिखना कैसे है? पॉइंट वाइज लिखना है। पॉइंट वाइज लिखने की प्रैक्टिस करो, उससे आपका टाइम भी बचेगा, और साथ में आपका जो पेपर है वो बहुत अच्छा सुंदर दिखेगा। और अगर आप बोलोगे तो मैं ना एक काम करता हूं, आंसर राइटिंग के ऊपर है ना एक डेडिकेटेड अलग से वीडियो बना देता हूं, क्योंकि ये टॉपिक है ना खुद में एक बहुत डीप टॉपिक है। ठीक है, अगर तुम बोलोगे, तुम्हारी डिमांड आएगी, तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो कि क्या तुम्हें आंसर राइटिंग के ऊपर वीडियो चाहिए। मैं बहुत ही डिटेल्ड के अंदर है ना आपको अच्छे से बता दूंगा, क्योंकि यार देखो ये गलतियां मैं कर चुका हूं। ठीक है, इसीलिए मैंने अपने 7.5 नंबर कटवा लिए, और मैं नहीं चाहता कि जैसे मेरे 7.5 नंबर कटे ना, उसी तरीके से आपके भी कटे। तो जो गलतियां मैं कर चुका हूं, मैं नहीं चाहता कि वो सेम गलतियां आप करो। इसीलिए मैं आपको ये चीजें बता रहा हूं। नो मैटर आपके पास कितनी नॉलेज है, मैं भी ना ऐसे बहुत सारे बच्चों को जानता हूं जिनके पास है ना बहुत सारी नॉलेज है। अगर आप हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन पूछोगे ना, पिछले 100 साल की हिस्ट्री बता देंगे, लेकिन वहीं पे आंसर लिखने की बात होगी, वो नहीं लिख पाएंगे। आंसर लिखना भी ना एक आर्ट है, जो कि हर बच्चे को नहीं आती। हर बच्चे को नहीं पता होता कि किस क्वेश्चन का आंसर पैराग्राफ में लिखना है, किस क्वेश्चन का आंसर पॉइंट वाइज लिखना है, किस क्वेश्चन के अंदर कितना लिखना है, क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है। हर चीज मैटर करती है।
ठीक है, तो एक काम करता हूं, मैं इसके ऊपर है ना एक वीडियो बना ही देता हूं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, तो इसके ऊपर मैं डेडिकेटेड एक वीडियो बना ही देता हूं। और लास्ट में ना मैं इस वीडियो का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताना चाहता हूं कि यार जब मैं 10th में था ना, मैं बिल्कुल भी ना रिजल्ट की टेंशन नहीं लेता था। अभी ना आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो है ना सिर्फ रिजल्ट लाने के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। आपको रिजल्ट पे फोकस ही नहीं करना है। अगर आप रिजल्ट ओरिएंटेड सोचोगे ना, आपके दिमाग में हर टाइम ये चलता रहेगा कि बस मेरे को रिजल्ट लाना है, आप कभी भी रिजल्ट नहीं ला पाओगे। आपके हाथ में क्या है, आपके कंट्रोल में क्या है, सिर्फ मेहनत करना। अब मुझे ही देख लो, मैं वीडियो बना रहा हूं, वीडियो बनाते टाइम मेरे को नहीं पता इस वीडियो पे कितने व्यू आएंगे, कितने लाइक आएंगे, ये वीडियो वायरल होगी नहीं होगी, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मेरा काम क्या है, वीडियो बनाना। उसी तरीके से आपका काम क्या है, पढ़ना। आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि आपका रिजल्ट कैसा आ रहा है, आपके कंट्रोल में सिर्फ मेहनत करना है, रिजल्ट आपके कंट्रोल में नहीं है। एक गीता में एक श्लोक भी है कि तू कर्म करता चल, फल की चिंता मत कर, ठीक है। तो बिल्कुल है ना बिंदास रहो, चिल रहो। अगर आप रिजल्ट की टेंशन रखोगे ना, आपका रिजल्ट नहीं आने वाला अच्छा, ठीक है। हमेशा रिजल्ट उसी का अच्छा आता है जिसको अपनी मेहनत पे ट्रस्ट होता है। अगर आप मेहनत कर रहे हो, मैं मेहनत कर रहा हूं ना, मेरे को अपनी मेहनत पे ट्रस्ट है, कॉन्फिडेंस है, उसी तरीके से आपको अपनी मेहनत पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जो बंदा पढ़ता है ना, जिसको हर चीज आती है, उसको ना अंदर से कॉन्फिडेंस आता है, उसको कोई मोटिवेशनल वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ती। समझ मेरी बात? इसीलिए मैं आपको कहूंगा कि चिल रहो, मस्त रहो, पढ़ो। आपके घर वाले आपसे कुछ काम नहीं कराते, सिर्फ आपको एक काम दे रखा है कि बेटा तू पढ़, ठीक है। तो आपको पढ़ना है, और आपको इस लेवल का पढ़ना है कि आपको है ना अंदर से कॉन्फिडेंस आए कि भाई मतलब कैसा भी पेपर आ जाए मैं फाड़ दूंगा। जब अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा, आप अनस्टॉपेबल बन जाओगे। इसीलिए चिल रहो, मस्त रहो, ज्यादा टेंशन मत लो रिजल्ट की। रिजल्ट जो आएगा देखा जाएगा। मेरे प्री बोर्ड्स में ना 40 नंबर आए थे, जस्ट पासिंग मार्क्स, और मेरे फाइनल के अंदर 92.5 आए। तो देख लो ना, 2 महीने में इतना तगड़ा इंप्रूवमेंट आया था मेरे अंदर। तो अगर मैं कर सकता हूं तो यार आप तो डेफिनेटली कर सकते हो भाई। मेरे टाइम पे तो देखो ना, पूरा का पूरा सिलेबस आया था। आपका तो काफी चीजें रिड्यूस हो रखी हैं, आपके पास तो इतनी टेक्नोलॉजी का सपोर्ट है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं था। समझ के देखो ना, मैं कर सकता हूं तो यार मतलब मेरे को भरोसा है कि तुम कर लोगे, और तुम्हें भरोसा नहीं है खुद पे। मतलब कैसे बच्चे हो यार तुम। मैं कह रहा हूं ना, हो जाएगा। आंख बंद कर सोच, हो जाएगा, ठीक है। लंबी सांस ले, हो जाएगा। इस दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो आप सोच सकते हो ना, वो हो सकता है, ठीक है। ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो तुम ना कर सको, अगर तुम ठान लो ना। पता क्या होता है, देखो अभी मैं रात को वीडियो बना रहा हूं, ठीक है, रात के 3 बजे हुए हैं, और अब मेरे घर वाले सो रहे हैं, पूरी दुनिया सो रही है। मुझे अब वीडियो बनाने से इस दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। अब अगर कोई रोक सकता तो वो मैं खुद हूं। उसी तरीके से जब तुम रात को 3 बजे बैठ के पढ़ोगे ना, उस टाइम तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं होगा, तुम खुद हो। जब देखो इस दुनिया में ना, आपको तब तक कोई नहीं हरा सकता जब तक आप खुद से ना हार जाओ। बस मैं यही मानता हूं, और मैं यही मेरी लाइफ की फिलॉसफी है। कभी रिजल्ट की मत सोचो, यही चीज तुम अप्लाई करो अपनी लाइफ के अंदर, और मैं गारंटी देता हूं आपके अंदर इतना तगड़ा इंप्रूवमेंट आएगा, आप अनस्टॉपेबल बन जाओगे। तो इसी के साथ यार इस वीडियो को एंड करते हैं। मेरे को लगता है कुछ ज्यादा ज्ञान दे दिया आज मैंने, लेकिन एक बात तो श्योर होगी कि कुछ ना कुछ इस वीडियो से जरूर तुम अच्छा सीख के जाओगे, ठीक है। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। तो लास्ट में यही बोलूंगा, चिल रहो, मस्त रहो, और ज्यादा रिजल्ट की टेंशन मत लो, और सब कुछ अच्छा होगा। अपनी ना मेहनत पे भरोसा रखो, और सब कुछ अच्छा होगा। अगर अच्छे से मेहनत कर लोगे तो बढ़िया नंबर आ जाएंगे। अगर मेहनत नहीं करोगे तो वही बात है, जिंदगी झंड तो है ही, थोड़ी और सही। तो इसीलिए मैं आपको ये कहूंगा, या तो जान लगा दो या जाने दो। या तो बोर्ड्स तुम्हें फोड़ देगा, या तुम बोर्ड्स को फोड़ दोगे। सिंपल क्लियर कंसेप्ट है ये। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।